नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। दुनिया आज विश्व गुरु को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है। विश्व गुरु, हाँ, हम तो इन्वर्टेड कॉमा में विश्व गुरु बोलते हैं, क्योंकि विश्व गुरु हम खुद को बोले इससे बेहतर होता है कि दुनिया हमें विश्व गुरु बोले। अगर हम गुरु हैं, दुनिया हमें गुरु बोलेगी, हमें बताने की जरूरत नहीं होगी कि हम गुरु हैं। बहरहाल, ईयू यानी यूरोपीय यूनियन में प्रस्ताव पारित होता है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है गलत है, अमानवीय है। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री वहीं होते हैं, फ्रांस में होते हैं। प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में यूरोपीय यूनियन फ्रांस में यह प्रस्ताव पारित कर देता है और हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। उन्होंने मणिपुर पर कुछ नहीं बोलने की मानो कसम खा रखी। और जब राहुल गांधी इसी सवाल को उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों रह गए, हमारे देश के खिलाफ इतना बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ, हमारे देश के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ ना, मुद्दा भले मणिपुर, लेकिन प्रस्ताव जो पारित हुआ वो भारत के खिलाफ पारित हुआ। तो देशवासी मर्माहत हैं। जाहिर बात है, सत्ता पक्ष अगर खामोश है तो विपक्ष उस भावना को व्यक्त करेगा। राहुल गांधी ने उस भावना को जुबान दी, कहा कि प्रधानमंत्री चुप क्यों रह गए, एक सवाल। और एक और सवाल पूछा कि क्या इसलिए चुप रह गए कि राफेल की डील करनी थी। तो दोनों सवाल एक राजनीतिक हो सकता है, लेकिन ये सवाल तो हर भारतीय का सवाल है कि लोकतंत्र का पाठ हमें क्या यूरोपीय यूनियन सिखाएगी। ये बड़ा सवाल है, पूरे देश का सवाल। और आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, क्यों मौका मिल रहा है दुनिया को हमारी ओर उंगली उठाने का, क्यों नहीं हम मणिपुर में शांति कायम कर पा रहे हैं, क्यों हम मानवीय संवेदना तक हमारे प्रधानमंत्री व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए जो मणिपुर में मारे गए हैं। ये सारे सवाल हैं। आइए हम अपने पैनलिस्ट से आपको रूबरू कराते हैं और मैं सब बारी बारी से जरा सा वेट करें। थोड़ी सी दिक्कत तकनीकी। हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव रंजन जी, पटना से जुड़े हैं, बिहार से जुड़े हैं, पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिनेश राय जी, उत्तर प्रदेश से हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश राय जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रद्धेय सत्यदेव चौधरी जी, संस्थापक सत्य बहुमत पार्टी। मैं सबसे पहले सवाल रखता हूं सत्यदेव चौधरी जी के पास। चौधरी साहब, ये एक स्थिति बनी है देश में कि दुनिया हमें, हिंदुस्तान को, हमें मतलब हम भारतवासियों को भारत के लोकतंत्र पर उंगली उठा रही है, भारतवासियों को सिखा रही है लोकतंत्र के मानवता क्या है, मानवाधिकार क्या है, ये सब हमें समझाया जा रहा है। क्या आपको मुनासिब लगता है? क्या कहेंगे आप इस स्थिति पर? जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, ये जो आज जो भी अखबारों के अंदर जो घटना हो रही है फ्रांस के अखबारों में और दुनिया के अखबारों के अंदर, इससे मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये जो बात है ये दोनों तरफ के ही लागू हो रही है।
फ्रांस के अंदर भी और हमारे भारत में ये ज्यादा लागू है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो अपनी वाहवाही लुटवाने के लिए अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, और फ्रांस के नेताओं के लिए कम से कम वो लोग अपनी थोड़ी सी बदनामी, नेताओं की थोड़ा सा कुछ अखबारों में आलोचना हो रही है, लेकिन उन्होंने कम से कम अपने देश का तो हित किया, अपने देश का तो ऐसा सौदा किया कि जिससे उनको व्यापारिक लाभ तो हुआ। हमारे को तो ना व्यापारिक लाभ हुआ, ना हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी, हमारे को तो दोनों नुकसान हुए। तो ऐसी क्या मजबूरी है? और जो भी ये जो बाहर के विदेशों के जो अखबार जो इतनी आलोचना कर रहे हैं, भारत की आलोचना कर रहे हैं, वो तो मेरे को लगता है कि वो ठीक आलोचना है, उनकी सच्चाई के ऊपर आधारित है। लेकिन अगर उनके नेताओं ने इतना ही अगर उन्होंने गलत काम किया कि भारत के प्रधानमंत्री को उनको अपना अतिथि नहीं बनाना चाहिए था, वो सम्मान नहीं देना चाहिए था, तो फिर वो सब इकट्ठे हो गए अपने राष्ट्रपति को हटा चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि फ्रांस ने दोहरा रवैया अपनाया है। एक तरफ भारत को गेस्ट के रूप में आमंत्रित भी करता है, हमारे साथ रक्षा सौदा भी करता है, और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ अपने यहाँ प्रस्ताव भी पारित कराता है। ये फ्रांस की सरकार के लिए भी अनैतिक है, उसने गलत काम किया है, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। और जो भी फ्रांस को अगर कोई इन सौदों से उनको व्यापारिक लाभ तो होता ही है ना। फ्रांस की इकोनॉमी को, फ्रांस की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हुई ये सौदे करके, और उस अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से उनके नागरिकों को, उनके अखबार वालों को, उनके मीडिया वालों को कुछ तो लाभ होता ही है ना, कुछ तो उनको फायदा होता ही है। ये थोड़ी है कि वो बिल्कुल वंचित है। वो सारा जो वहां के मैक्रोन ने जो सौदे किए हैं, उसका सारा लाभ वो कोई मैक्रोन ने अपने घर में थोड़ी रखना है तो वो अपने देश के लिए उनके। तो ये देखिए, एक सारा राजनीतिक व्यवस्था का इतना स्तर गिर गया और इतना स्वार्थी हो गया सब कुछ। हालांकि जरा से पैसों के लालच में ऐसे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपने देश के लिए तो ह्यूमन राइट की बात करेंगे, लेकिन वही ह्यूमन राइट अगर दूसरे देश से में हो रहा है तो उसकी बात नहीं करेंगे, और उससे रक्षा के सौदे जरूर करेंगे, लेकिन उससे व्यापारिक सौदे जरूर करेंगे, डील जरूर करेंगे। अगर वहां हमारे देश के अंदर ह्यूमन राइट का और अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और मणिपुर के ऊपर अगर हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, तो उनको इतना सम्मान देने की जरूरत क्या है? वो क्या फ्रांस वाले जानते नहीं है इस बात को? वो सब जानते हैं ना। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उनको बुलाया, सबसे सर्वश्रेष्ठ उनका जो सम्मानजनक जो बातें हैं वो उनको दी, पदक दिए उनको चीफ गेस्ट बनाया अपने उस पर्व के अंदर। फिर से एक बार हम फिर से हस्तक्षेप करना चाहेंगे। ह्यूमन राइट की बात चौधरी साहब, हम एक बार फिर से हस्तक्षेप करना चाहेंगे आपकी बात पर कि आप जिस बात को जिन शब्दों में कह रहे हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो भावना है ये सवाल खड़ा करने की है कि अगर फ्रांस भारत में मानव अधिकार का सवाल उठाने के प्रति इतना ही गंभीर है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान, प्रधानमंत्री के साथ भारत सरकार के साथ सौदा, ये दोनों भी कर रहा है, और साथ में मानवाधिकार की झूठी चिंता जता रहा है। आप ये कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हो, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन फ्रांस से हमारा सवाल ये है कि फ्रांस कम से कम झूठी चिंता या आडंबर न दिखाए। आप अगर हमारे साथ समझौता कर रहे हैं, आप हमारा स्वागत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो साथ साथ मणिपुर के सवाल पर संवेदनाएं जता रहे वो झूठा है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये बात आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी तरीके से बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो, या तो ये ह्यूमन राइट की बात ही ना करें। इन्होंने एक हमारे भारत को, एक ऐसा भारत को हमने भी एक ऐसा बाजार बना दिया
और आपको ये समझ में आना चाहिए प्रेम जी, 2014 के अंदर भारत के ऊपर केवल और केवल 55 लाख करोड़ का ऋण था। आज वो ऋण बढ़कर 165 लाख करोड़ हो चुका है, 3 गुना बढ़ गया 9 साल के अंदर अंदर। क्या हुआ? वो सारे इन विदेशियों के कारण ही तो हुआ ना। इन फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ में जो जैसा वाणिज्य के सौदे हुए, व्यापार के सौदे हुए, उन्हीं के कारण हुआ। और हमने क्या खरीदा उन लोगों से? सिवाय आत्मघाती जो हमने सौदे किए कि वो बंदूकें और पता नहीं कौन कौन से हथियार खरीद लिए। वो हथियार कोई खाने की चीज तो है नहीं। किसको मारोगे उन हथियारों से? कोई पड़ोसी देशों को मारोगे या अपने लोगों को मारोगे? क्या करोगे उन हथियारों से? उन हथियारों को आज रख रख के सजाई तो रखा है ना, काम तो कुछ भी नहीं आया वो। तो ये हमारे देश के लोगों की मूर्खता ज्यादा है कि वो वहां का थोड़ा सा सम्मान लेने के लिए देखिए, अपने देश का नहीं, अपमान करवाते मैं हैं, आपके अपने पास देश के फिर से लोगों की आऊंगा। परवाह नहीं करते। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सत्यदेव चौधरी साहब जो बोल रहे हैं, उनकी जो भावना है, वो जो इमोशंस हैं, वो है कि जैसे पूरी दुनिया हथियारों के उत्पादन की होड़, व्यावसायिकता में इस कदर फंसी है कि ये दुनिया ही विध्वंस के कगार पर। इंसान का खून बहाने के लिए हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा है। एक देश दूसरे देश के बीच भय के माहौल में सुरक्षा के नाम पर हथियार इकट्ठे कर रहा है। ये पूरे दुनिया के लिए चिंता की बात है। लेकिन माहौल जब तक डर का रहेगा, क्योंकि यही अमेरिका, यही शक्ति संपन्न राष्ट्र दो देशों को लड़ाने का काम करते हैं और अपने हथियारों की बिक्री का माहौल बनाते हैं। तो ये उस पहलू की ओर सत्यदेव चौधरी जी ध्यान दिलाना चाहते हैं। और लेकिन ऐसे माहौल में भी रक्षा और सुरक्षा जो है, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है कि अचानक कभी चीन से या पाकिस्तान से हमारी जब युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, जो होती रही है, तब हम क्या करेंगे? हमारे पास प्रतिरक्षा के लिए हथियार तो होने चाहिए। तो लेकिन हथियार रखने के, हथियार खरीदने के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हथियारों की स्पर्धा खत्म हो, शांति के लिए लोग एकजुट हो, ताकि हथियार खरीदने और बेचने की नौबत ही ना आए। हम उस दिशा में सोचना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सत्यदेव चौधरी जी का कि उन्होंने इस पहलू की ओर हमारे दर्शकों को ध्यान दिलाया। मैं राजीव रंजन जी के पास आना चाहता हूं। राजीव रंजन सिंह जी, आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में हैं, वहां पर यूरोपीय यूनियन हिंदुस्तान के खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर देता है, निंदा प्रस्ताव, और नरेंद्र मोदी जी चुप हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। विदेश मंत्रालय प्रतिक्रिया दे रहा है। आप सोचिए, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए होते और कुछ ऐसी बात इंडिया की संसद से पारित हो जाती अमेरिका के खिलाफ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुप रहते क्या? उनका विदेश मंत्री वाशिंगटन से बयान देता क्या? अरे, जब हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस में मौजूद है, वहां यूरोपीय यूनियन हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही है, हमारे देश के खिलाफ कर रही है, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों है? ये बड़ा सवाल है राजीव रंजन जी। हाँ, एक मिनट जरा सा, हाँ, आप बताएं। सर धन्यवाद। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब मणिपुर में घटना हो रही थी, उसके बारे में भी इनको अभी तक उनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि उन्होंने क्यों कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, वहां पर उनको जाना चाहिए था। जब आपके विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब वहां पर जा सकते हैं, तो आप वहां क्यों नहीं जा सकते हैं? यह इसलिए भी उनका वहां जाना जरूरी है क्योंकि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे 2013 में और 14 जब उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था, आपको याद होगा सर, तो वो पूरब बोलते थे कि पूरब की ओर देखना होगा। पूरब के जो हमारे लोग हैं वो पूरे भारत से कटा हुआ महसूस करते हैं और उनको भारत का हिस्सा मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकली बनाने की बहुत ही आवश्यकता है और इस पर उन्होंने फोकस किया था। और 2014 में, फिर 2019 में
उस इलाके से उनको सीटें भी मिली और उन्होंने कई दौरा भी किया। लेकिन जब वहां पर स्थिति खराब हुई, पिछले 9 साल के दौरान पहली बार इस तरह की घटनाएं जो है वहां पर हुई है, तो वहां पर उनकी मौजूदगी हमारे बीच जो पूरे पूरब के लोगों का जो साइकोलॉजिकली जो कट ऑफ महसूस होता है कि हम भारत से कटे हुए हैं, यदि प्रधानमंत्री वहां पर जाते, वहां पर मरहम पट्टी लगाते, लोगों से बात करते जिस तरह से राहुल गांधी ने किया, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता, नंबर 1 बात। और ये बीजेपी के लिए भी अच्छा होता, प्रधानमंत्री के लिए भी अच्छा होता, और उनके लिए इसलिए अच्छा होता क्योंकि वो बार-बार अपने चुनाव प्रचार में कहते कि मैंने ये कहा, मैं वहां पर गया, मैं देखा। अब उनकी क्या रणनीति है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनको वहां पर जाना चाहिए था। अब सर आपका सवाल है कि वो फ्रांस में मौजूद हैं और यूरोपियन यूनियन जो है, ईयू जो है, उसने एक प्रस्ताव पास किया कि मणिपुर में इस तरह की घटना वगैरह हुई। सबसे पहली बात तो हम सबको एक साथ यूनाइट होके जो ये प्रस्ताव पारित हुआ है उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो पक्ष का कोई नेता हो, विपक्ष का नेता हो। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा बिल्कुल ही स्पष्ट मानना है। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस पर देश में भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, कहीं भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जिस तरह से वो वहां पर मौजूद हैं और विदेश मंत्रालय बयान दे रहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बयान जारी कर रहे हैं, यानी कि खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने आप को मजबूत बताते हैं और उनका ये कहना है, और ये बहुत हद तक सही भी है कि बाहर के देशों में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, और ये हर कोई चाहता है, हर भारतीय चाहता है कि हमारा भारत का मान। थोड़ा सा आपको टोकना चाहता हूँ कि कूटनीतिक स्तर पर बोलने में हमें थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत होती है। विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है वो गलत कतई नहीं है, वो नाकाफी है, हम कह सकते हैं वो काफी नहीं है, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं सर, मेरा कहना यहाँ गलत नहीं है। मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं तो उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। जिस तरह से आपने कहा कि यदि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में होता और भारत का संसद कोई अमेरिका के खिलाफ में कुछ इस तरह की पारित करता तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति चुप होता? मेरा सर यहाँ पर ये कहना है कि ये बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इस पर सहमत हूं और हर भारतीय इस पर सहमत होगा और होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसको होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को इस पर खुद मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। भारत विदेश मंत्रालय ने जो स्टैंड लिया है वो गलत नहीं है, उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, लेकिन इसकी जगह प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि ये पूरे भारत की बात है। और ये जो मणिपुर की जो सर मणिपुर का जो मसला है वो इंटरनल मसला है, वो हमारे घर की बात है। तो घर की बात में यदि कोई बाहर का कंट्री, यूरोपियन यूनियन जो है वो पारित करता है तो वो आपत्तिजनक है, वो नहीं होना चाहिए। चलिए मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, डॉक्टर दिनेश राय जी के पास ये कहते हुए आता हूँ कि घर का मसला क्या होता है राजीव रंजन जी। मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं, पड़ोसी बोलता है क्यों झगड़ा कर रहे हो, वो कहता है कि हमारे घर का मसला है। लेकिन जब बीवी को इतनी पिटाई कर देता है पति कि पड़ोसी को लगे कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मानवता मारी जा रही है, तो वो घर का मसला नहीं रह जाता है राजीव रंजन जी। दूसरे देश में भी अगर मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, बर्मा में भी हुआ करता था, तो पूरी दुनिया वहां बोला करती थी। किसी दूसरे देश में भी होता है। श्यानबेन चौक में घटना घटी थी चीन में, क्या भारत ने गलत नहीं बोला था? क्या दुनिया ने गलत नहीं बोला था? तो मणिपुर में भी घटना घटेगी, अगर मानवता की हत्या होगी तो दुनिया बोलेगी। ये घर का मामला नहीं रह जाएगा अगर मानवता की हत्या होगी, मानवीय संवेदना जाती रहेगी। इसलिए नहीं सर, ये बात सही है, किसी हद तक सही है। ये अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप बोल के हम, सरकार का रुख अपनी जगह सही है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो मणिपुर पर बोल नहीं रहे हैं। एक ऐसी स्थिति बनाए कि दुनिया को मौका मिला कि वो हमारे मामले में बोले, ये हम बोलेंगे। मगर हाँ, इसको सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी मामला बोल करके हम कवर नहीं कर सकते। जी डॉक्टर दिनेश राय जी। सर मेरा एक पॉइंट इस पे एक बात कहनी, फिर आऊंगा आपके पास।
अभी डॉक्टर दिनेश राय जी। जी दिनेश जी, आवाज मिल रही है? बोलिए। दिनेश जी सुन पा रहे हैं हमें? दिनेश जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मैं चौधरी साहब के पास आता हूं। चौधरी साहब, आप तो हमें सुन जी पा रहे हैं? जी। तो हमारा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हमारा सवाल यही है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाते हैं और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में, संसदीय प्रणाली में ऐसी कौन सी कमी आ गई कि हम अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? हमारी आवाज उठाने के लिए यूरोपीय यूनियन आ रहा है, जिसको हम इंक्रोचमेंट मान सकते हैं। हमारे मामले में दखलंदाजी का भी एक एंगल निश्चित रूप से है। जी। तो ये प्रेम जी देखिए, बिल्कुल उसी तरीके का मामला है जिसका उदाहरण आपने अभी दिया। अगर मणिपुर हमारा अंदरूनी मामला है मणिपुर, तो इसका मतलब क्या होगा आने वाले 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक? मिल रहे सर, नेटवर्क कुछ हो रहा होने नेटवर्क अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यस सर, सुन रहे हैं। ये आपकी आवाज सर आ रही है। नहीं बोलो। हाँ, चूंकि डॉक्टर दिनेश राय जी को देर से आवाज मिल रही है, बहुत देर बाद वो सुन पाए हैं, तो मुझे लगता है कि आप बोलना जारी रखिए और उनको दोबारा जोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन काट करके। जी हाँ, इनको दोबारा जुड़वाइए, दोबारा जोड़िए, डिस्कनेक्ट करके दोबारा जोड़िए। तो देखिए, जब मणिपुर के अंदर लगातार हिंसा होती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, लोग सड़कों पर पड़े रहेंगे, कोई सुनने वाला, अगर हमारा अंदरूनी मामला था तो ये तो बहुत जल्दी आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वहां का निदान करना चाहिए था। उसकी सुनवाई कौन करेगा? ना तो हमारी सरकार करेगी, ना वहां की राज्य सरकार करेगी, और ना कोई दुनिया आके वहां पर उसके बारे में कुछ बोलेगा। तो ये अंदरूनी मामला क्या हुआ? ये तो मानवता की हत्या हुई। और देखिए, मैं किसी के आलोचना करने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं रहता हूं। मैं तो केवल और केवल समाधान की बात करने की कोशिश करता हूं कि ये सारी समस्याओं का समाधान क्या है। लेकिन जब देखिए, आज भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमारा एक्सपोर्ट की फिगर डाउन हुई है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया, वो जो कि हर बार ऐसा होता है, हर क्वार्टर में। इस बार भी ऐसा ही हुआ और ज्यादा हुआ, और कितनी कितनी कमोडिटीज के उन्होंने नाम दिए हैं, सब चीजों का एक्सपोर्ट कम हुआ। तो हमारा ये भी अंदरूनी मामला है क्या? हमारा 9 साल के अंदर अंदर 3 गुना ऋण बढ़ गया भारत के ऊपर, ये भी हमारा अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला तो ऐसे है तो यहाँ ही जो सर। भी कुछ होता रहेगा वो अंदरूनी मामला होता रहेगा, और ना प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, ना सरकार जिम्मेवार है, ना यहाँ के लोग जिम्मेवार हैं। तो फिर जिम्मेवार कौन है? सत्यदेव चौधरी साहब, आज दिल्ली में बाढ़ आ रही है। हम हाँ सत्यदेव चौधरी साहब, हम जी, चाहे जितने रीडिंग हो जाएं, हम चाहे जितने लोन ले लें, ये हमारी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और हमने सरकार को इसके लिए अधिकृत कर रखा है। तो ये हमारा अंदरूनी मामला है, निश्चित रूप से ये अंदरूनी मामला ही है। लेकिन हम ही लोग तय करेंगे कि इस लोन से हमें कैसे आज़ादी हासिल करनी है, इस लोन का कैसे सदुपयोग हो। ये निश्चित रूप से एक बात है। जी देखिए, इस बात को लेकर मैं जितना दोषी इन सत्ताधारियों को, जिनके पास आज सत्ता का कब्जा है, मैं इनको दोषी नहीं मानता, उससे कितने गुना ज्यादा दोषी हमारी देश के जो राजनीति के विपक्ष के लोग हैं, मैं उनको मानता हूं। ये हमारे विपक्ष के लोग भी क्या कर रहे हैं, विपक्षी नेता भी क्या कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? वो उसी राजनीतिक व्यवस्था में रहकर उसी सत्ता को लूटना चाहते हैं, जिस सत्ता के अंदर आज ये जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं। ये ठीक करने के मोड में नहीं है, ये किसी भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने के
चक्कर के उसके उद्देश्य में नहीं है। इनका लक्ष्य ये नहीं है कि भारत का स्वाभिमान बढ़े, भारत का गौरव बढ़े, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े। इनका केवल और केवल अर्थ ये है कि साहब किसी तरीके से भी गठबंधन और भ्रष्ट राजनीति की तोड़-फोड़, साठ-गांठ, भ्रष्ट समझौते करके इन सत्ता वालों का आलोचना कर करके इनसे के अपने कब्जे में कर लें। वरना हमने 75 सालों में देख लिया कितनी बारी सत्ता का परिवर्तन कर दिया। ये आलोचनाएं तो हमारे देश के अंदर कभी फ्रांस करता है, कभी अमेरिका करता है, वो सब पहले से तय कर लेते हैं कि हमारे देश में आओगे तो हम आपको ये सम्मान देंगे और आपको उसके बदले में ये देना पड़ेगा, हमारे को ये एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। वो होते हैं उसी तरीके से। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। तो 75 साल के पीरियड में अगर हम आज तक ये भी नहीं समझ पाए कि ये क्या चाल है, क्या रणनीति है, इनकी क्या कूटनीति है, तो कौन सा विश्व गुरु बनोगे आप? अरे दूसरा आदमी झूठ बोल के आपको बहका रहा है, बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, और आपने उससे ऐसी चीजें खरीद ली। ऐसा कौन से देश से डर लग रहा है आपको? ऐसा काम करते क्यों? मान लो सारी दुनिया ही हथियार बनाने बंद कर दे, फिर क्या होगा? इन हथियारों की क्या जरूरत है? जबरदस्ती तो एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है ना कि हमारे को चाइना से डर लग रहा है, चाइना को अमेरिका से डर लग रहा है, अमेरिका को किसी रशिया से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? आप ऐसी बात ही ना करो। क्या करना है उसका इन हथियारों का? अरे कम से कम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ। अपने देश के इतने 140 करोड़ के लोग इतने गरीबी के अंदर, बेरोजगारी में, गंदगी में, बीमारी में जी रहे हैं, उनकी व्यवस्था तो ठीक करो। ऐसी कौन सी लड़ाई हो जाएगी जिसकी वजह से पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे? आज तो उसके बिना भी मर ही रहे हैं ना। इतने हथियार आ गए तो कौन से जिंदा है? फिर भी गरीब तो मर रहे हैं। उन हथियारों को रखने से कौन सी आपकी सुरक्षा हो गई? फिर भी चाइना ने तो सुनते हैं कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा एरिया हमारे देश का हड़प लिया। इनके देखते देखते क्या कर लिया आपने? चाहे वो अरुणाचल है और चाहे वो कश्मीर है, लद्दाख है या ये गलवान है, सबके अंदर तो ऐसा हुआ, अतिक्रमण हुआ। आपने इन हथियारों से रोक लिया क्या उनको? वो नहीं रोक पाए और फिर भी हथियार खरीदे जा रहे हैं। तो खरीदो भाई, हथियार खरीदने से अगर भूख लगती है तो हथियार खरीद के अपना पेट भर लो। क्या कहें अब? मैं तो इन विपक्षियों को ज्यादा दोषी मानता हूं जिसने इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है और वो उसका समाधान नहीं ढूंढना चाहते, समाधान करना भी नहीं चाहते ये लोग। तो सत्ता वाले भी और डॉक्टर दिनेश राय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर दिनेश जी? हमारी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर दिनेश जी? समस्या वही लगती है, विलंब से आवाज जा रही है। तो चलिए हम अपनी बात आगे जारी रखते हैं। राजीव रंजन जी, आपके पास आता हूं कि देखिए, हथियारों की होड़ दुनिया में खत्म होनी चाहिए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये बहुत जरूरी है। शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहा जाना, यही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम हथियारों की होड़ पूरी दुनिया में होती रहे और हम सच्चाई को नकार दें। यह भी संभव नहीं है। हम वो देश हैं जो सदियों गुलाम रहे, तो हमारी चिंता ज़्यादा है कि हम कैसे आगे गुलाम ना हो। तो इसलिए हमारी भी व्यवस्था हो जाती है कि उतने हथियार जरूर हो कि कम से कम पड़ोसी हम पर हमला करने से पहले सोचे। नहीं तो परमाणु बम भी नहीं बनाते। आवाज कट रही थी बनाया तो बिल्कुल सर जो है आप तक हमारी आवाज देर से पहुंच रही है। मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। आप दोबारा एक बार फिर से जुड़िए हमारे साथ। यस सर, सुन। तो राजीव जी, तो निश्चित रूप से एक उस तालमेल को लेकर के चलते हैं। हमारे देश में विशेषज्ञ हैं, सेना है, कमेटियां हैं, उन पर विचार करती हैं। और दुर्भाग्य यह है कि जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हमारी प्रतिरक्षा मजबूत भी नहीं हो पाई है। लेकिन दुनिया युद्ध के कगार पर तो है।
हमारे पड़ोस में ही ईरान इराक का युद्ध हो जाता है, देश तबाह हो जाता है, अफगानिस्तान तबाह हो जाता है, तालिबान जैसी शक्तियों का की फिर से वापसी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि खतरे में नहीं है। गल्फ से आगे आप ईरान और टर्की के आसपास का माहौल देख लीजिए, तो दुनिया युद्ध के माहौल में है। और सत्यदेव चौधरी जी सही कह रहे थे कि जो शक्तिशाली देश हैं वो ऐसा माहौल बनाए रखना चाहती हैं ताकि वो अपने हथियारों को बेचे। तो ऐसे में ही दुनिया के स्तर पर भी हमें खड़ा होना है, मजबूती से खड़ा होना है। लेकिन अंदरूनी सियासत तो सही रहे राजीव जी, भीतर की सियासत तो कम से कम जनता के प्रति जवाब दे रहे। अगर हमारी सरकार ही हमारे देश की जनता की मौतों पर चुप रहेगी तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है? मूल सवाल यहाँ है राजीव। सर, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि रामायण काल से लेके महाभारत काल होते हुए आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि राजा को जो है वो सामर्थ्यवान होना ही चाहिए सारी चीजों से, अस्त्र शस्त्र। यदि आप ताकतवर नहीं होंगे, आपने बिल्कुल उदाहरण सही दिया कि हम गुलाम रहे हैं, काफी अरसे तक गुलाम रहे, तो हमारी तैयारी मजबूत होनी ही चाहिए। इसमें सर कहीं कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, इस पर कहीं कभी भी कोई सवाल उठाने का सवाल ही नहीं बनता है। ये आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपका सवाल जो दूसरा है सरकार के मसले पे, अंदरूनी राजनीति के मसले पे, यहाँ पर मैं सत्यदेव चौधरी साहब से 100% 100% मैं सहमत हूँ कि सत्ताधारी, आपने जो सर कहा था कि परिवार पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है तो मसला थाना में जाता है, वहां पर ह्यूमन जो राइट का जो वायलेशन होता है। सर, जब आप परिवार की लड़ाई जब थाने तक जाएगी और परिवार की लड़ाई को जो पंच, बाहर का पंच आके जब सेटल डाउन करेगा, तो उस परिवार की इज्जत जो है वो डाउन होती है। बाजार में लोग, समाज में जो है वो ये कहते हैं कि ये परिवार जो है वो गड़बड़, खत्म, मतलब खराब है, उसको लोग नीच दृष्टि से देखते हैं। तो उस परिवार में जो सर मुखिया होता है या जो अन्य सदस्य, राजीव रंजन जी, ये पहले तय कर ली कि ये झूठी प्रतिष्ठा लेके जीना है कि मानवता की रक्षा करना जरूरी है। वो ऐसी इज्जत लेकर क्या करें जब हम मानवता की रक्षा न कर सकें? झूठी प्रतिष्ठा की बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पर जो घर का जो गार्जियन है वो विपक्ष के जो नेता होते हैं, जो विपक्ष की जो पार्टी होती है, उसको अदा करनी चाहिए थी। मणिपुर में सर जो मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है, राहुल गांधी ने अच्छा स्टैंड लिया, वहां पर गए, ये सब कुछ किया, लेकिन क्या जिस तरह से जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हो रही है, पटना में इकट्ठा हुई, अब बेंगलोर में इकट्ठा हो रही है, क्या इस तरह की कोई खास रणनीति बनी केंद्र सरकार को घेरने की मणिपुर मसले पे? क्या ये नहीं होना चाहिए था? क्या ये विपक्ष का दायित्व तो नहीं है सर? क्या ये कर्तव्य नहीं है? अभी यूरोपियन यूनियन ने हमारा अपमान किया, हमारे देश के खिलाफ में कुछ रेजोल्यूशन लाया, तो हम चर्चा कर रहे हैं, हम सरकार को, भारत सरकार को घेर रहे हैं, चाहे सरकार में कोई भी हो। ये अभी तो सर ठीक है, लेकिन क्या इसके पहले सरकार को घेरने के लिए, रणनीति बनाने के लिए तो विपक्ष के पास पूरा स्पेस था, पूरा जगह था, तो विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं यूनाइट हुई? क्यों नहीं दिल्ली से मणिपुर से लेके, दिल्ली से लेके राहुल गांधी ने पद यात्रा किया, राहुल गांधी क्यों नहीं जाके मणिपुर में कुछ इस तरह का धरना प्रदर्शन और इस तरह की बात किए, जिससे कि केंद्र सरकार जो है वो दबाव में आती कुछ ऐसा निर्णय लेने पे, या मोदी जो कि अभी तक मोदी साहब जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलने को मजबूर होते सर। तो ये होना चाहिए। यहाँ पर सरकार तो जिम्मेदार है ही, हम उसको, आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। यदि देश में कहीं भी कोई घटना होती है और उसको सरकार रोकने में विफल होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो वो पहले नंबर पे तो सरकार दोषी है ही है। लेकिन विपक्ष की भी तो यहाँ पर भूमिका होती है कि सरकार पे इतना दबाव डाले कि सरकार मजबूर हो जाए और वो अपने राजनीतिक जो उसका दायरा है, जो नफा नुकसान का उसका जो कैलकुलेशन है, उससे बाहर निकल के वो एक्शन लेने पे मजबूर हो। सर, मेरा ये कहना है। चलिए, मैं आता हूँ सत्यदेव चौधरी जी के पास। लेकिन राजीव जी जो बोल रहे हैं, सारे विपक्ष ने जितना किया, मणिपुर में राहुल गांधी को मूवमेंट तक की इजाजत नहीं थी, वे आगे बढ़ने से रोक दिया गया। वहाँ जातीय हिंसा हो रही है, उन्माद फैला हुआ है, उसके बावजूद वो पहुंच करके
जो कुछ वहां गए, इसीलिए मणिपुर पर इतनी चर्चा बन रही है, नहीं तो मणिपुर पर तो चर्चा भी नहीं हो रही थी। विपक्ष ने ही मणिपुर पर चर्चा को देश में लाया है, इसलिए विपक्ष पर ही सारे सवाल नहीं उठाए जा सकते। जो अकाउंटेबल है, दो सरकारें हैं, वो अगर अक्षम है तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाएगा। विपक्ष ने अपना काम किया है, सरकार तो दोषी है ही सर, सरकार तो दोषी है ही, सरकार को तो कोई बचा ही नहीं सकता। तो सरकार तो नंबर 1 पे दोषी है ही। ठीक है, आपकी बात आई, आप सरकार को दोषी मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। अगर विपक्ष राहुल गांधी वहां मणिपुर नहीं पहुंचे होते तो मणिपुर पर चर्चा नहीं होती, किसी टीवी चैनल में नहीं दिखाया जाता मणिपुर के मामले को। राहुल गांधी के जाने के बाद ही ये चर्चा बनी है। यदि वो जोर और लगाए हुए होते तो हो सकता था प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ बोल दिए होते। मेरा कहना सिर्फ ये है, कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है राजीव जी, कि थोड़ा और किए होते, थोड़ा और किए होते। ये दिल मांगे मोर खाली विपक्ष से नहीं होगा, ये दिल मांगे मोर सत्ता पक्ष से होना चाहिए। जी चौधरी साहब, आप थोड़ा समाधान की ओर चलिए कि कैसे ये स्थिति क्यों आ गई और क्यों नहीं आ सकती थी, हम इसको कैसे रोक सकते थे। मणिपुर में भी हम संवेदनशील होते, मणिपुर से बाहर बात नहीं जाती, देश से बाहर दुनिया के लोग हमें लोकतंत्र नहीं समझा रहे होते, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो पाए। देखिए प्रेम जी, मैं 2-3 बातें रखने का प्रयास करता हूं एक एक करके। सबसे पहले तो जो भी इन फ्रांस के अखबारों ने लिखा हमारे देश के प्रति या हमारे प्रधानमंत्री के विरोध के अंदर, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मैं उसके विरोध में हूं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं उनके मीडिया की यह प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सच बोलने का साहस किया, जो हमारे देश के मीडिया में नहीं है। हमारे देश के मीडिया को भी इस तरीके की बातें बोलने का साहस होना चाहिए। कोई ऐसी मजबूरी, ऐसी लाचारी व्यवस्था के अंदर नहीं रहना चाहिए कि जो सच ना बोले। मीडिया का मतलब यही है कि लोगों को शिक्षित करे, लोगों को सही जानकारी दे। जो उन्होंने दी जानकारी, सही जानकारी दी, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन क्योंकि वो हमारे देश का मामला है तो इसलिए मैं उसके ज्यादा पक्ष में नहीं हूं। रही बात इन हथियारों की तो देखिए, आप खाली ये बंदूक खरीद के, टैंक खरीद के और आप अपने यहाँ पर जगह को भरना चाहते हो, तो जैसे एटम बम की बात करें आप, एटम बम भी तो अपनी सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं ना, और एटम बम सारी दुनिया के देशों ने रखे हुए हैं, वो काम में क्यों नहीं लेते। लो, सब काम के अंदर अपनी सुरक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी, इतनी सारी बंदूकें रखने की जरूरत ही नहीं है, ना इतनी मिलिट्री रखने की जरूरत है। आपको जहां डर लगे वहां एटम बम फेंको, हो गया काम, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए, अब मैं बात करता हूं राजनीतिक समाधान की। जो समस्या का समाधान है वो राजनीति ही है। हम ऐसे किसी प्रलोभन में ना आए कि दूसरे से खाली अपनी एक व्यक्तिगत वाहवाही लुटवाने के लिए हम वहां चले जाएं। हमारा भी अपना स्वाभिमान और गर्व होना चाहिए। और सबसे पहले जो भी स्वाभिमान खाली हमारे एक प्रधानमंत्री का है तो उसको ये मानना चाहिए कि भी हमारे पूरे देश का स्वाभिमान है, वो पूरे देश का गर्व है। जब आप देश के मतदाताओं के बहुमत से आप सरकार बनाते ही नहीं हो, सरकार तो आपने भ्रष्टाचारियों के, अपराधियों के, और जो अपराधी लोग हैं उनको टिकट देकर, टिकटें बेच कर तो आपने सरकार बनानी है। आपका क्या स्वाभिमान है वो सारी दुनिया को पता है कि नकली स्वाभिमानी से स्वाभिमान नहीं बनता है। आप इसका समाधान यही है कि आप एक अच्छी राजनीति की व्यवस्था की बात करिए। ये गठबंधन की और जो तोड़ फोड़ की, भ्रष्ट समझौतों की राजनीति है, इससे आप निकलिए बाहर। ये बीते दिनों की बातें हो गई, अब सत्य बहुमत शुरू हो चुका है। अब सत्य बहुमत को समर्थन दीजिए और एक ऐसी राजनीति की बात करिए कि जो कि ये फ्रांस और अमेरिका की तो बात ही क्या है, पूरी दुनिया भी आपके आगे झुके। हमें कोई जरूरत नहीं है हथियारों की। जब हम शक्तिशाली होंगे तो हम हथियार भी अपने आप बना लेंगे। हथियार हमारे को बनाने नहीं आते हैं क्या? हम बना सकते हैं हथियार। जब हमारे देश के लोग, हमारे देश के ये इंजीनियर और IIT और IIM के पढ़े हुए लड़के लड़कियां
जो युवा लोग हैं वही तो जाके वहां पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि जो हमारे देश के लोग नहीं बना सकते उस टेक्नोलॉजी को। हमारे जो युवा हैं, जो अच्छी बुद्धि के लोग हैं, बच्चे हैं, वो तो सारे के सारे वहां चले गए, उसको पहले से ही खरीद लिया जाता है और वो चले भी जाते हैं वहां पर कुछ पैसों के चक्कर में। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था यदि हो कि हमारे देश के बच्चे जाना बंद कर दें और वो तकनीक हम यहीं पर डेवलप कर लें अपनी, तो कितने सस्ते में हो जाएगा वो काम और कितने शक्तिशाली हम बन जाएंगे। लेकिन वो तो जब बनेंगे ना, जब हम अपने इन मतदाताओं का योगदान, इन मतदाताओं की भागीदारी हमारी राजनीतिक व्यवस्था में करें, तब होगा वो काम। हमने इनको तो नकार दिया, इन युवाओं को तो हटा दिया, इन मतदाताओं को भी हटा दिया अपनी भागीदारी से, और खाली हम लग गए एक व्यक्तिगत आलोचना और व्यक्तिगत किसी की प्रशंसा करने में। खाली एक मोदी की प्रशंसा करने में या मोदी की आलोचना करने से तो देश का भला होने से रहा। लड़ते रहो आप आपस के अंदर, वो तो समय बीतता रहेगा, समय बर्बाद होता रहेगा, और समाधान के ऊपर तो आएंगे नहीं। समाधान तो इसका सत्य बहुमत ही है। अब मानो ना मानो, मेरी मानो, किसी और की मानो, आज मानो या कल मानो या किसी और कल मान लेना, अगर आपको लोकतंत्र में रहना है, लोकतंत्र के अंदर रहने के बाद में, तो आपको सत्य बहुमत के सिवाय कोई राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प आपके पास है ही नहीं। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, और नहीं समझते हो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और हम अपना भविष्य भी खराब करते जा रहे हैं। मेरे विचार से इसका समाधान केवल सत्य बहुमत ही है। जी जी जी। मैं डॉक्टर दिनेश राय जी के पास आऊँ, उससे पहले पूछ रहा हूँ, दिनेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? समस्या वही है, आवाज तो पहुंचेगी लेकिन दिनेश जी तक बहुत देर में पहुंचेगी, इसलिए संवाद करना मुश्किल होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा जो सत्यदेव चौधरी जी ने ध्यान दिलाया वो ये है कि हाँ सर, बिल्कुल पहुंच रही है। हम भी जरा नेटवर्क के गड़बड़ी से आवाज क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कम समय में आपकी बात पहुंचा देना चाहेंगे कि इस देश में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना हर बच्चे को सिखाई जाती है, हमारी फ्रीज हो गए हैं डॉक्टर दिनेश राय जी, तो हमें नहीं लगता कि चूंकि दिक्कत है इसलिए संवाद हो नहीं पा रहा है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। सत्यदेव चौधरी जी जो बात कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, और हाँ एक बात कह रहे थे, थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि परमाणु बम का उपयोग, परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है, मानवता के खिलाफ होता है, एक पीढ़ी उससे प्रभावित नहीं होती है। जापान में इस बम का प्रयोग हुआ था और आज तक बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। जो जीवित आबादी रह गई उसमें परमाणु बम इतना खतरनाक होता है, इतना अमानवीय होता है कि वो आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। तो परमाणु बम का प्रयोग निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो है स्पर्धा कि हर देश चाहता है कि हमारे पास परमाणु बम हो, तो वो जो उस परमाणु बम का खौफ है, उस खौफ से एक देश दूसरे देश पर लीड लेना चाहता है। आज परमाणु बम पाकिस्तान के पास भी है और परमाणु बम भारत के पास भी है, परमाणु बम चीन के पास भी है। तो माना जाता है कि ये एक शक्ति संतुलन बना हुआ है। तीनों देश एक दूसरे से डरते हैं कि कहीं परमाणु बम का इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो पीढ़ियां प्रताड़ित होंगी, आज की आबादी नहीं, पीढ़ियां प्रताड़ित होंगी। तो अच्छा तो होता कि परमाणु बम का अस्तित्व मिट जाता, लेकिन हमने परमाणु बम बनाया इसलिए कि परमाणु बम का उपयोग हमारे खिलाफ भी कोई न कर सके और हम भी किसी के खिलाफ ना करें, इसलिए परमाणु बम हमारे पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस तब के बयानों को देख लीजिए, और हम लोगों ने अपनी नीति भी अपनाई थी कि हम पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि ये नीति अब नहीं रही, इससे हम
बदल चुके हैं, बदली हुई परिस्थिति। मगर हथियारों को लेकर एक हमारी सोच मानवीय ही है और मानवीय ही रहना चाहिए। हम हथियारों के उपयोग के झंडा बरदार नहीं है, लेकिन हथियार रखने के खिलाफ भी इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया में हथियारों की स्पर्धा खत्म नहीं हुई है। अगर हम नहीं रखेंगे तो कोई हमें अपने हथियारों से का कोपभाजन बना देगा। यही जरूरत होती है देश की। तो सत्यदेव चौधरी जी ने अपनी बात रखी, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अच्छे से अपने दर्शकों को बताऊं ताकि संवाद जो है, बातचीत जो है, स्पष्टता के साथ रहे। हाँ, चौधरी साहब ने और भी बात महत्वपूर्ण कही कि व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं चलेगी जो संवेदनहीन है, जो संवेदनाओं को नहीं समझती, जो निर्णय सही समय पर नहीं लेती, अपने मतदाताओं को अपना नहीं समझती। और ये व्यवस्था जो बन रही है वो सांसदों के बहुमत से बन रही है। सांसदों के बहुमत से बनने की वजह से मतदाताओं की शक्ति, जो सबसे शक्तिशाली होना चाहिए लोकतंत्र में मतदाताओं को, ये रुतबा मतदाताओं का छिन गया है इस व्यवस्था में। मतदाताओं के इस रुतबे को पुनर्बहाल करना है, लाना है कि मतदाता ही शक्तिशाली हैं, मतदाता ही सरकार बनाएंगे, मतदाताओं की अवहेलना कोई शासक नहीं कर सकेगा। जो शासक मतदाताओं की अवहेलना करने की सोचेगा, मतदाता उसको सत्ता से बाहर कर देंगे। यह शक्ति मतदाताओं में होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। जब तक ये मध्यस्थता दलाल किस्म की जो व्यवस्था हो गई है, जो सांसद बीच में सरकार बनाने का काम करने लगे हैं मतदाताओं की शक्ति को लेकर के, यहीं से लोकतंत्र का क्षय, अपक्षय शुरू हुआ है और यहाँ तक आप पहुंचा है कि मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को बयान देने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। उम्मीद है कि इस चर्चा में सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं जो हम बात करना चाह रहे थे कि मणिपुर के संदर्भ में यूरोपीय यूनियन से की ओर से जो हमारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, उस संदर्भ में, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी के संदर्भ में और सही और गलत के संदर्भ, ये बातें स्पष्ट हुई हैं ऐसा मैं मानता हूं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार जो इस चर्चा से जुड़े। सत्यदेव चौधरी जी, राजीव रंजन जी, डॉक्टर दिनेश राय जी, जिनके साथ हमारे संवाद में दिक्कत आई कि हमारी आवाज उन तक बहुत देर से पहुंच रही थी। तो आप दर्शकों का भी आभार जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और हमें दीजिए इजाजत। हम फिर आते रहेंगे नए नए विषय